जय हिंद भैया, जय हिंद। कैसे? बैठिए भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, बैठिए प्लीज। किसी कॉपर की बॉटल छूट गया है? किसका बॉटल छूट गया है? कॉपर की मिलेगा नहीं, परेशान ना हो। किसका है? जाने दो। हाँ जी, इधर का है। हाँ, नमस्ते। बॉटल गायब होना अच्छी बात है। हाँ जी। हाँ, हम लोगों ने कल ब्लड ग्रुप के बारे में बात की थी, और फिर हमने RH फैक्टर देखा था, और RH के बाद और कई सारे ब्लड ग्रुप थे। पीनल फेलोटाइप, ये बहुत हल्ला कर रहा है। चलिए, हो गया। हाँ, बैठ जाओ भैया। आज मैं थोड़ी अब आया? ठीक है। हाँ, बैठो। नहीं आ रहा यार। हम्म, अब तो सही है। हाँ, ठीक। बैठ जाओ। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उतना शानदार नहीं होगा, क्योंकि मुझे रात से फीवर बहुत तेज है। हाँ जी। नहीं, दवा खा चुका हूँ मैं। काहे हंस रहे हो? बड़े स्वार्थी आदमी हो। खैर, हाँ, 3 या 4 बजे रात से बहुत तेज फीवर है, तो और थोड़ा गले में इन्फेक्शन आ गया है। चलिए, तो अब आप लोग आए थे तो इसलिए मुझे आना पड़ा, कारण कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आए और आपको एक ही क्लास मिले, ये नैतिकता नहीं कहती है। या तो आप आए ना होते, पहले से नॉलेज होता। तो हम अध्यापकों के जीवन में यही है कि बीमारी का कोई खास रोल है नहीं। वैसे भी मैं आमतौर बीमार होता नहीं हूँ, इत्तेफाक ऐसा है कि बीमार हो गया हूँ। हाँ जी। लिम्फोसाइड लगता है सही से काम ना कर रहा है। हाँ, इसलिए अभी मैं डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि ठीक ठाक इन्फेक्शन है। जी जी जी। और कुछ हमारी बिल्ली हम एक म्याऊ करो, है ना? हमें ने सिखाया, हमें बताओ ज्ञान। ठीक है। हाँ भैया, ज्वालामुखी न पी लें? लावा पी लें गरम गरम। चलिए, तो सर आप ठीक हो ना? अरे बिल्कुल ठीक है, खड़ा है तो ठीक ही है। सर, टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, आगे टॉपिक है, बता देंगे। क्या भैया? बंगा? नहीं, के अलावा चीरा मार दें, है ना? तो चलिए, कोई नहीं। दरअसल ये समस्या हमें दिल्ली से थी, तो दिल्ली में प्रॉब्लम तो है ही थ्रॉट्स वगैरह का। तो मैं जब पटना आया तो नॉर्मल हो गया था, तो मुझे लगा कि ये अब लिम्फोसाइट ने काम कर दिया है। मैं सोचा कि काम खत्म करते हैं इसका, लेकिन रात से फिर दिक्कत हुई। तो मौसम भी बदला ना अचानक, तो अचानक मौसम बदला तो उसने अपना करवट ले लिया कि नहीं, मैं हूं अभी। तो ऐसा ही रहा। खैर, वेस्ट नाइल फीवर क्या है? कल अच्छा बोला नहीं था क्या? वो क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फैलता है, और नॉर्मल फीवर है आमतौर पर। जैसे जापानी इंटेफ्लाइटस होता है, जे नाम सुना है? उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर। गोरखपुर का जो बेल्ट है वो पूरी तरह से जापानी इंटेफ्लाइटस का बेल्ट है। जिस क्षेत्र में धान की खेती ज्यादा होती है, वहां पर जापानी इंटेफ्लाइटस की संभावना अधिक देखी जाती है। तो क्यूलेक्स मच्छर का प्रसार होता है,
और वही फिर ब्रेन में जो झिल्ली है हमारे, मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजी झिल्ली होती है, उसी ब्रेन की झिल्ली को ये अफेक्ट करते हैं और इसका सीधा असर हमारे न्यूरॉन तंत्र पर भी जाता है। इसलिए जब कभी जेई होता है और खासकर बच्चों में हो जाए तो उनकी मौत का कारण बन जाता है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर इलाके में हर साल सैकड़ों की संख्या बच्चे मरते हैं जापानी इंटेफ्लाइटिस से और हजारों की संख्या में पैरालाइज हो जाते हैं। ये एक आंकड़ा है और उसी जापानी इंटेफ्लाइटिस समूह का ये वेस्ट नाइल फीवर है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं है जितना कि जेई है। हाँ, मतलब बहुत कम पावरफुल है। अभी केरल में फैल रहा है तेजी से, तो ये सीजन के साथ फैलते हैं और ये एपिडेमिक टाइप के होते हैं, छोटी एरिया को कवर कर लेते हैं। आप जैसे हमने जापानी इंटेफ्लाइटिस बताया, बिहार में शायद बहुत कम है तो बहुत कम है। वो वही रेजिन चलता है लेकर के, जहां बारिश, गोरखपुर में बारिश ठीक ठाक होती है और धान की खेती, तो धान की खेती से मीथेन निकलता है। ये जो मच्छर है मीथेन सूंघ सूंघ के वहीं घूमते रहते हैं, धानों में टहलते रहते हैं। तो अब बच्चा है तो खेत की तरफ जाए। जैसे आपके यहाँ बिहार में एक बीमारी हुई थी लीची वाली, शायद याद होगा, आज के 4-5 साल पहले, कि मुजफ्फरपुर है ना, तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार खुला, तो सुबह के टाइम में बच्चे लीची खा लेते थे, क्योंकि लीची कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अब चूंकि जिसके पास बगान है वो खाली पेट क्या, वो खाली पेट, भरे पेट, उल्टे पेट, लपेटे पेट सब खा लेगा ना, उसके लिए क्या ही है। सुबह उठा, आंख आंख मींचते मींचते तो देखा लीची गिरी है, खाना शुरू कर दिया। तो बच्चों में इससे मुश्किल जा रहा था, तो बाद में रिसर्च वगैरह हुआ तो नॉर्मल हुआ। अब तो लोग अवेयरनेस हो गई है ठीक ठाक, तो लीची वो नहीं खाते या खाते हैं 10 बजे के बाद खाते हैं। बहुत से फल हमें सुबह नहीं खाने चाहिए, या लगभग फल हमें ध्यान देना चाहिए कि बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं खाना है ना। केला आप 4 बजे खाओ, बता रहा हूं कि फल अर्ली मॉर्निंग नहीं खाने हैं, तो कह रहा केला कैसे खाता। चलिए, तो कोशिश करिए कि पहले कुछ लिक्विड वगैरह लीजिए, उसके बाद। तो खैर, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे लिम्फ नोड के बारे में, और हमने कुछ शायद बता दिया था कि हमारे पास ढेर सारी लिम्फ हैं जो कि गांठ के रूप में मौजूद है, और सबसे बड़ी लिम्फ कौन सी है, स्प्लीन के तौर पर होती है। और हमने बताया था कि इसका काम है कि यह रोगाणुओं से बचाती है। और यह भी चर्चा हुई थी कि लिम्फ बराबर क्या था, प्लाज्मा प्लस WBC, याद है ना ये, ठीक है। तो इसी से, उसी के नीचे लिखना शुरू कीजिएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं लूंगा, जब तक मन करेगा तभी तक लूंगा, है ना, फिर उसके बाद छोड़ दूंगा। हाँ, बहुत हल्ला मत करना। सर, पीछे बैठकर एक लड़की हर रोज लकड़ी, ये लकड़ी कौन है? अच्छा, मैं लड़की ही पढ़ डाला। भाई, लड़की भी परेशान करती है क्या? अच्छी बात है, ये तो अच्छी खबर है, मुझे खुशी हो रही है। और परेशान करो, चलिए, अच्छा लगता है ऐसा सुन के। हाँ, कि हमारी बच्चियां सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। हाँ, और थोड़ा और उग्र रूप धारण करो बेटा, है ना। चले, तो लिखिएगा। हाँ, लिखिए लिखिए, लसिका। लसिका रंगहीन अथवा हल्का पीला, लसिका रंगहीन अथवा हल्का पीला द्रव है। लसिका रंगहीन अथवा हल्का पीला द्रव है। लसिका रंगहीन अथवा हल्का पीला द्रव है। रंगहीन अथवा हल्का पीला द्रव है जिसमें स्पेशल लिम्फोसाइट स्पेशल लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। जिसमें स्पेशल लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में लिखेगा। लिम्फ is a colorless or slightly yellow liquid. Lymph is a colorless or slightly yellow liquid. Lymph is a colorless or slightly yellow liquid containing special lymphocyte. Containing special lymphocyte. Lymph is a colorless or slightly yellow liquid containing special lymphocyte. तो मैक्सिमम अमाउंट इन लिम्फ इज lymphocyte.
अच्छा जरा मैं अगर सवाल करूं, पता नहीं आपका दिमाग वहां तक जाए कि ना जाए, कि हमारे ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है डब्ल्यूबीसी की बात करें तो? कौन? न्यूट्रोफिल्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा अगर होल ब्लड की बात होगी और वहां पर हमारे अंदर इम्यून पावर इनहेंस करने की बात होगी, तो मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट एज ए न्यूट्रोफिल्स 60 अप्रोक्सीमेट 60%। और लिम्फ में मैक्सिमम क्या है? लिम्फोसाइट है। आगे बढ़ाना, लिखिए द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इज enhance immune power of our body. The main function of lymphocyte is the main function of lymphocyte is enhance immune power of our body. Enhance immune power of our body. हिंदी भाषा में लिखिएगा। लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य, लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य, लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना है। लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना है। शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना है। शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना है। शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, देखिए लिम्फ, ठीक है, लसिका या लिम्फ, हिंदी में लसिका कहते हैं, लिखिए लसिका मुख्य तौर पर कोशिका तथा ऊतकों से, लसिका मुख्य तौर पर कोशिका तथा ऊतकों से उत्पन्न होती है। मुख्य तौर पर कोशिका तथा ऊतकों से उत्पन्न होती है। कोशिका तथा ऊतकों से उत्पन्न होती है और लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में इकट्ठा या एकत्र होती है, और लिम्फ नोड में एकत्र होती है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, लिम्फ्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेल्स, लिम्फ्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेल्स और टिश्यू, लिम्फ्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम cells and tissue. Limbs are produced from cells and tissue and store in special lymph node, and storage in lymph node, and storage in lymph node, and storage in lymph node. नीचे ब्रैकेट कर देना, approximate 600 to 800 lymph node present in our body. ब्रैकेट में कर देना कि लगभग 600 से 800, लगभग 600 से 800 लिम्फ नोड हमारे शरीर में मौजूद हैं। लगभग 600 से 800 लिम्फ नोड हमारे शरीर में मौजूद हैं। 600 से 800 लिम्फ नोड हमारे शरीर में मौजूद हैं। एक और खास बात ध्यान दीजिएगा कि हम जब वसा का सेवन करते हैं, फैट का, तो उस वसा को पचाने के लिए कई मायने होते हैं। यह वसा बहुत लंबी चैन वाली होती हैं, श्रृंखला वाली होती हैं। इनको पचाना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। यही वजह है कि फैट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बट फॉर डेली रूटीन के लिए हम इससे ज़्यादा नहीं, पता है ना, ये 30 to 35% है डेली एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करें तो वसा को पचाने के लिए कुछ एंजाइम भी काम करते हैं, कुछ जूस भी काम करते हैं। उसी में इसका भी एक नाम आता है लिम्फ का, कि ये फैट को डाइजेस्ट करती है और एब्जॉर्बेशन यानी कि अवशोषण भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। तो ये कहीं स्टार या नहीं, वहीं नीचे नोट बना के लिखिएगा कि लसिका वसा के पाचन और अवशोषण में, लसिका वसा के पाचन और अवशोषण के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। लसिका लिम्फ्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर digestion and absorption of fat. लसिका वसा के पाचन और अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती है। Limbs are responsible for digestion and absorption of fat. Digestion and absorption of fat. ठीक है, तो अब हम एक नज़र में ब्लड और लिम्फ में तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो अपनी कॉपी में ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा
ब्लड, और दूसरी तरफ लिखिएगा लिम्फ। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे। हम ब्लड को जब पढ़ते हैं तो इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। और जो लिम्फ होता है ये फॉर्म्स करता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक। तो पहले लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। लिखिए ब्लड, इट फॉर्म्स सर्कुलेटरी सिस्टम। लिखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। लिखिएगा ब्लड फॉर्म्स सर्कुलेटरी सिस्टम या इट फॉर्म्स सर्कुलेटरी सिस्टम। और लिम्फ क्या करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम। लिखिएगा लिम्फ फॉर्म, हिंदी में लिखिएगा रक्त, रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र बनाता है। और लसी का क्या लिखिएगा? हाँ, अब इसको आप हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, लिम्फेटिक तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। तो दोनों के अलग अलग भाव हुए। दूसरी बात हम लोग लिखेंगे ब्लड में, और ये लिखेंगे कि ये आरबीसी से क्या है? प्रेजेंट होती है ना इसमें, लेकिन लिम्फ में क्या है? तो लिखिएगा आरबीसी अब्सेंट है। लिखिएगा आरबीसी अब्सेंट है। सीधी सी बात है, तो आप पहले से भी जानते हो। लिखिएगा आरबीसी अब्सेंट है। तीसरी बात लिखिएगा, तीसरी बात कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट, सॉरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स। देखिएगा न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। हाँ लिखिएगा न्यूट्रोफिल्स कैसा होगा? मैक्सिमम अमाउंट में। और यहां पर क्या होगा? लिम्फोसाइट। लिखिएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइट। ब्लड का कलर कैसा है? रेड है या येलो है? ओरिजिनल कलर येलो है, और यह कलरलेस लाइक वाटर या स्लाइट येलो है। तो लिखिएगा ब्लड इज रेड और येलो। लिखिए ब्लड कलर इज रेड और येलो। ब्लड कलर इज रेड और येलो। ब्लड कलर इज रेड और येलो। और लिम्फ इज कलरलेस और लाइक वाटर और स्लाइट येलो। लिम्फ में लिखिएगा कलरलेस और लाइक वाटर या स्लाइट येलो और स्लाइट येलो। ब्लड में लिखिएगा प्रेजेंट मोर डब्ल्यूबीसी। ब्लड में तो सारे डब्ल्यूबीसी है ना, बट इसमें मुख्य तौर पर ज्यादा किसका प्रभाव है? लिम्फोसाइट का। लिखिएगा ब्लड में प्रेजेंट मोर डब्ल्यूबीसी, ज्यादा मात्रा के डब्ल्यूबीसी हैं। ब्लड में लिखिएगा ज्यादा मात्रा के डब्ल्यूबीसी हैं, ज्यादा मात्रा के डब्ल्यूबीसी हैं। दूसरा लिखिएगा लिम्फ में लिखिएगा लेस अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्रेजेंट लेस अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। उसी का उल्टा ही लिखते रहना है। तो लिम्फ में लिखिए कम मात्रा के डब्ल्यूबीसी मौजूद होते हैं, कम मात्रा के डब्ल्यूबीसी मौजूद होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि वास्तव में लिम्फ के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ लिम्फ नोड। लिखिएगा एग्जाम्पल ऑफ लिम्फ नोड या उदाहरण, लसिका ग्रंथि के उदाहरण। लिखिएगा लसिका ग्रंथि के उदाहरण। ढेर सारे नाम हैं। एक तो है स्प्लीन या प्लीहा, एक है टॉन्सिल। टॉन्सिल जानते हैं ना, गले के। अभी मेरा मुख्य तौर पर टॉन्सिल ही प्रभावित हुआ है।
इसके बाद लिखिएगा आर्मपिट लिम्फ नोड। आर्मपिट लिम्फ नीचे कांख के वाले लिम्फ नोड होते हैं। इसके बाद लिखिएगा सर्वाइकल लिम्फ नोड। सर्वाइकल ये गले के पास वाले सर्वाइकल लिम्फ नोड। बस इतने सारे पर्याप्त हैं आपके लिए। स्प्लिन, टॉन्सिल, आर्मपिट लिम्फ नोड। आर्मपिट गले के नीचे कांख बोलते हैं हिंदी में, और सर्वाइकल को गर्दन क्या बोलते हैं, गर्दन वाला लिम्फ नोड। इसे हिंदी में कांख कहते हैं और इसे हिंदी में गर्दन वाला लिम्फ नोड कहा जाता है। टॉन्सिल को टॉन्सिल ही लिख लीजिएगा, स्प्लीन को प्लीहा से काम चला लीजिएगा, है ना। तो ये कुछ बात रही है। अगर हम लिम्फ नोड में कैंसर हो तो क्या बोलेंगे, लिम्फोमा। ये तो आप पहले से जानते हैं, इसके लिए कोई अलग से ज्ञान की आवश्यकता हाल फिलहाल तो नहीं लग रही है ना। तो ये कुछ लिम्फ के बारे में जानकारी रही, और यहीं पर हमारा जो ब्लड का टॉपिक है वो अब समाप्त हो जाता है। ब्लड और लिम्फ दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड रहे हैं। अब हम एक नए टॉपिक प्रवेश करेंगे, वो है ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा हेडिंग रक्त नलिकाएं या ब्लड वेसल्स। लिखिएगा रक्त नलिकाएं या ब्लड वेसल्स। हाँ जी, अरे ठीक है। लिखिएगा रक्त नलिका या ब्लड वेसल्स। अभी दवा खा के आया हूं तो बुखार खत्म ही हो गया, तो पढ़ा ही देते हैं, नहीं छोड़ेंगे। चलिए, अरे दवा मिल गई है ना, संस्थान ने दिला ही दिया है। हाँ जी, आराम नहीं, वहां बंद कर दिए हैं, मुसल्लापुर हाट बंद। अब यहाँ से जाके सोएंगे। हाँ, बैठ के पढ़ाएंगे तो लिखेंगे कैसे भैया। नहीं, ऐसा स्थिति है ना, जैसे ये एक नैतिकता होती है कि अगर देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े घरों से आए हैं लोग, और तो घर जाके कहेंगे कि मास्टरवा बीमार हो गया, तो कहे अब मान लो माता जी कहेंगे कैस मास्टर है, बीमारे रहता है का। तो ये ध्यान रखना होता है। क्या भैया, मार्केट खराब नहीं, नहीं उसमें मार्केट क्या, बीमार क्या मशीन थोड़ी है, हैं? नहीं नहीं, मार्केट बंद नहीं है। अब आप आए थे, मैं कर ही दिया, ऐसा देखा खड़ा होने की हालत में था मैं। तो खैर, हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में। एक होती हैं आर्टरीज, और एक होती हैं वेन्स, और एक होती हैं कैपिलरी। वास्तव में कैपिलरी कोई अलग से ब्लड वेसल्स नहीं है, इन्हें हम हिंदी में धमनी कहते हैं, और इन्हें हम नस या सिरा कहते हैं। इसी में इंजेक्शन लगता है भैया, और इसे हम केशिका कहते हैं। केशिका या रक्त केशिका भी कहा जाता है। तो ये 3 नाम अपनी कॉपी में बांटिएगा, 3 नाम बांटिएगा, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरी। आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज। इनमें थोड़ा हम अंतर देखने की कोशिश करते हैं और फिर सीधे हार्ट की तरफ प्रवेश करते हैं। जो धमनियां हैं इन्हें हम नहीं देख पाते, लेकिन नसों को हम परस्पर देख सकते हैं। अगर शरीर थोड़ा सा साफ है तो नसें प्रॉपर दिखाई देती हैं। अगर शरीर थोड़ी सी डाउन है कलर में तो नसें दिखती नहीं है, फिर उनको उठाना पड़ता है। डॉक्टर ऐसे दबा दबा के तो इंजेक्शन लगाता है। सबसे मजे की बात, इसमें इंजेक्शन दर्द नहीं करता। ऐसा देखा है? इस नहीं, अगर वो यहाँ चौंकेगा या यहाँ चौंकता है तो फिर बड़ा बुरा लगता है। ऐसे लगता है बहुत मासूमियत वाली हालात हो चुकी है। जब कहता है कि लेट जाओ, फिर हाथ छोड़ना पड़ता है। क्या लगे, कहता ना, ये कहता जब देखना है तो देख ही लो, क्या ही कर सकते।
है ना? तो वो वाली हाल है ना? तुम्हारी निजी इच्छा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। हमारे गांव में एक डॉक्टर है, वो वायरस लगा देता है, उसको टेंशन नहीं है। अब उसको कौन बताए कि बाहर से होगा, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वैक्टीरिया है चपड़े कपड़े में। कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा टाक से मारो, अगर मुड़ जाएगी सुई रास्ते में, अगर सोचो तो जाके कहाँ जाएगी हमें नहीं पता है। तो ऐसे बहादुर लोग इंसान रहते हैं धरती पर। यहाँ पर दर्द कम। अच्छा, बंगाली डॉक्टर कल मैंने खूब रोस्ट किया था, इसीलिए हम बीमार पड़ गए। उनका शक्ति लग गया हमारे ऊपर, है ना, कि ज्यादा रोस्ट कर रहा है ये। खैर, तो जो धमनियां हैं, जैसे आपने देखा कुछ लोग नस वस काटते हैं ना प्यार मोहब्बत में पड़ के, ऐसे ही तो वो ना इतना प्यारे हैं यार, इनके अंदर प्यार है ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, तो सब सब नॉर्मल, जो दिखा रहा है तुम ही किए हो, है ना? हाँ, ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, है ना? ये नस का काटेंगे सीधे? हाँ? नहीं नहीं। चलिए, तो जो धमनियां है वो अंदर में है, और उनमें बहुत प्रेशर के साथ रक्त बह रहा है। इसीलिए जब कभी धमनियां कट जाती हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और जो नसें हैं इनमें बहुत ही कम प्रेशर का ब्लड बह रहा है, और अगर ये कट भी गई तो इनको आप चाहो तो हाथ से दबा के रोक सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं। थोड़ी देर आप रुई वगैरह देता है ना, तो ऐसे रह के दाब दिए, कुछ देर दाबे रहे, काम बन जाता है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग आप जानते ही हो कि 2 से 5 मिनट का मामला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जहां आपने ब्लड क्लॉटिंग लिखा, एक बात मैं बताने के लिए भूल गया, इत्तेफाक से दिमाग में आया कि अगर नॉर्मल ब्लड का फ्लो होता है तो 1 से 3 मिनट होता है, और क्लॉटिंग 2 से 5 मिनट होती है। कहीं अगर चाहो तो लिख लो। एक बार पूछ लिया था उसने, तो लोगों ने क्लॉटिंग वाला लगा दिया। नॉर्मल ब्लड फ्लो कब तक बहेगा? 3 मिनट तक बहता, मैक्सिमम बहना होगा तो रुक जाएगा अपने आप वो। वहां पर कहीं जाओ बस इतना ही लिख दो कि नॉर्मल ब्लड फ्लो टाइम 1 से 3 मिनट और क्लॉटिंग टाइम 2 से 5 मिनट। समझ गया ना मेरी बात? हाँ, देखिए देखो, होता क्या है ना कि जैसे कहीं चोट लग गई, जैसे उस दिन रमेश को लगी थी हाथ में, तो यहां अगर चोट लगी तो ये बहेगा कितना, 1 से 3 मिनट, और उसके बाद रुक जाएगा। लेकिन यहां पर क्लॉट बनने में कितना समय लगेगा? 2 से 5 मिनट। तो ये दो आंकड़े होते हैं, दोनों अलग अलग आंकड़े हैं। क्लॉट का मतलब पूरी तरह से जम जाना, और बहना रुक जाना मतलब फ्लो स्टॉप कर देना। फ्लो के बाद भी क्लॉटिंग में समय लगता है। ऐसा आपने देखा भी होगा कि खून बह गया लेकिन अभी वहां पर हल्का हल्का ब्लड दिख रहा है, और दिखने के बाद अगर छू दोगे तो फिर से बहना शुरू हो जाएगा। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। खैर, आइए लौट आते हैं। तो हम लोग अपनी कॉपी में दोनों को समझेंगे। ध्यान देना, ये हमारी आर्टरीज होती हैं, और आर्टरीज का जो दीवाल है ये काफी ज्यादा थिक होता है, यानी मसल्स होती हैं इनमें, और ये फ्लेक्सिबल होती हैं। और इसकी तुलना में जो हमारी धमनियां हैं ये उतनी मोटी नहीं होती, यानी कि इनका जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा थिक है, और एक ऐसी है थिन होता है। और इन्हीं दोनों के बीच में, यानी कि अगर हम इसे वेन्स कह दें और यहां पर आर्टरीज लिख दें, तो इन्हीं दोनों के बीच में, चूंकि यहां पर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है और यहां पर ब्लड का प्रेशर कम है। ह्यूमन क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला प्राणी है, यानी हमारे अंदर पाइप बिछाई गई है, हमारा खून कभी बाहर नहीं बहता है, नॉर्मल पाइप के माध्यम से बहता है। तो अब चूंकि क्लोज ब्लड सिस्टम है, तो अगर इस आर्टरी से ब्लड आना है वेन्स में, या वेन्स से आना है आर्टरी में, तो चूंकि प्रेशर डिफरेंस है, अब प्रेशर डिफरेंस के कारण अचानक अगर बड़ी वाली पाइप से छोटी वाली में डाल देंगे, फट जाएगी पाइप वाइप। तो जहां पर आर्टरी और वेन्स मिलती हैं उसको बोलते हैं AVM। ये जो जंक्शन है ये कहलाता है AVM, आर्टरी वेन्स मीटिंग पॉइंट। यहीं पर बीमारी होती है मॉलफॉर्मेशन की, ये खराब हो जाता है, कई बार हेमरेज होता है। तो
तो यहां पर बहुत पतली पतली रक्त नलिकाएं होती हैं, और वो जैसे डेल्टा डिवीजन नहीं करता, वैसे ही डेल्टा की तरह ये विभाजन कर देती हैं। तो अब क्या होगा कि थोड़ा ब्लड इधर चला गया, हल्का इधर आ गया, थोड़ा सा इधर आ गया, तो ऐसी स्थिति में प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, और रिड्यूस कर जाएगा तो सीधे इसमें एंट्री मार जाएगा। यानी कि जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स इज नोन एज ब्लड कैपिलरी, है ना, जंक्शन की भी। और ये बहुत ज्यादा टिनी ट्यूब होती हैं, और इनमें भी प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। तो यही हमारे बॉडी में 3 तरह की नसें, मतलब वाहिकाएं हैं या वेसल्स हैं, जिनके बारे में विस्तार से देखना है। तो पहले हम लोग आर्टरी और वेन्स समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम कैपिलरी पर आते हैं। यह चित्र बनाइए, फिर आगे बढ़ा जाए। मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूं कि दोनों के बीच में कैपिलरी हैं। थिन थिक वगैरह लिख देना, जैसे कि अभी लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी कि आर्टरी मोटी है और प्रेशर ज्यादा है, वेन्स पतली हैं और प्रेशर कम है। बन गया आर्टरी वेन्स मीटिंग पॉइंट, आर्टरी वेन्स मीटिंग पॉइंट, धमनी और सिरा का मिलन बिंदु। लिखो, जहां पर दोनों मिलती हैं, धमनी और सिरा का मिलन बिंदु। अब मुसल्लापुर हाट वाले अगर आर्टरी में लिख दूं तो मार बैठेंगे, एकदम एग्रेसिव है भयंकर रूप में। कहते हैं धमनी लिखो, प्रॉपर लिखो, आर्टरी वार्टरी मत बताओ, जो हमारा भाषा है उसे में बात करो। हाँ, बात सही है। दो चार दो चार मिलते हैं, वो अंग्रेजी माध्यम के हैं। तो हमने कहा भाई मुसल्लापुर वहाँ आ जाओ, बोरिंग रोड। तो बता रहे हैं कमरा बहुत दूर है। तो हमने कहा है कि एक दिन आके चुपके से बैठ जाना, किसी की चाय वाय पिलाना, तो वहां से फोटोकॉपी मार लेना। आप दे दोगे कि नहीं दोगे? दे ही देना, अगर कोई छात्र आता है तो हम बोल देंगे, दे देंगे ना। हाँ, चाय पानी करा दे, 10-5 का। पैसा मत लेना, नहीं तो बेचना कहा जाएगा। देखो, मिलता रहता है। अरे नहीं नहीं, बिजनेस ना कर लो इसका, है ना। प्रतियोगिता में सहयोगिता के भाव होने चाहिए। आप सब प्रतियोगी हैं, उसमें भी सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। अगर इनका नंबर कम आएगा तो ये सिलेक्शन ले लेंगे, ये सच्चाई है ना। और इनका वाला कम आएगा तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। लेकिन सोचो कि जब किसी कोचिंग में आते हैं तो कहते हैं बहुत कम लोग हैं यहाँ, क्या ही पढ़ा जाए। अक्सर कोचिंग इस मार्ग, मतलब खान सर को अगर छोड़ दें तो, एक दो कोचिंग और छोड़ दें तो, बड़ी बड़ी कोचिंगें बड़ी परेशान है इस चीज को लेके कि मुश्किल से 15, एक जगह में पढ़ाने गया भैया, 9 लोग बैठे थे, जिसमें से 3 लड़की थी और बाकी लड़के थे, हमको लेके 10। अच्छा, प्रॉपर कुर्सी लगी थी अच्छी वाली। अब 9 लोग हैं तो कुर्सी के हम तो बेड लगवा दें कि लेट लेट के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब हम कहे हम तुम्हें पढ़ाएं कि देखें क्या करें, हैं? ग्रुप डिस्कशन लाओ करते हैं। तो ऐसा भी है संस्थान। तो चूंकि वो फीस बहुत लेते हैं, 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं, तो अब 10 लोग पा गए तब भी 20-25 लाख तो हो ही गया ना। तो है, हाँ, इसीलिए ढाई बच्चा रहता है ना। हाँ, तो बट अभी तो खान सर का दौर है इस समय। तो इन्होंने 2 काम बड़े किए। अध्यापक के चयन में, खासकर हिंदी जो ऑफलाइन के अध्यापक रहे, उनके चयन में इन्होंने बहुत बारीकी बरती।
खासकर बीपीएससी, और यही अध्यापक हैं कुल भैया जो आपको दिखते हैं, यही यूपी भी पढ़ाने जा रहे हैं, यही यहाँ पढ़ाएंगे। हाँ मतलब यूपी वाला जो यूपीपीसीएस हमारा लॉन्च हो रहा है, अभी तो हो गया है, बस क्लासेस चलनी बाकी है। एनडीए सीडीएस थोड़ी हम पढ़ाते हैं, हम यूपीपीसीएस और यूपीएससी की बात कर रहे हैं। जो टीचर दिल्ली के, उन्हें दिल्ली रोक लिया गया है। कुछ टीचर अब दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं यूपीएससी के लिए, है ना, कि उनको बुला के, चूंकि हमारा एक बैच यहाँ आ रहा है प्योर यूपीएससी, तो सर ने अब कब से, मतलब देख ही रहे हो, रात दिन काम चल रहा है निचोड़। हम कल रात में देखे थे 12 बजे भी काम चल रहा था यहाँ। अच्छी खबर है कि आपका लाइन आज खींच रहा है? हाँ कुछ चल भी रहा है ना। आज संयोग से मौसम भी ठीक ही हो गया है, मतलब ईश्वर आप तो मेहरबान है एक तरीके से, ज्यादा बवाल काम है नहीं। तो सर ने एक काम किया, टीचर अच्छे गुणवत्ता के लाए। दूसरा, इन्होंने फीस को बहुत ही रिड्यूस कर दिए, बहुत ज्यादा। तो इससे अब सर्वधर्म समभाव के भाव उत्पन्न हो गए हैं। पैसा हो तो भी ठीक है और कम हो तो भी ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के लोग बैठे हैं, एक बहुत धनाढ्य परिवार के हैं, उनके लिए 15-20 हजार मतलब महीने भर का खर्चा या 15 दिन का मोटा मोटी। और कुछ ऐसे भी छात्र यहाँ हैं, या आप लोग भी हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो 15-20 हजार इकट्ठा करने में थोड़ा सफर करते हैं, मतलब ज्यादा नहीं करते। अभी आजकल लोगों के पास पैसे हो गए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार का मामला है ऐसा, बहुत गरीबी में नहीं है, फिर भी ये इतना पैसा है कि इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे ऑनलाइन तो बहुत कम है, मैं देखता हूँ 4500-4600 रुपए, और संयोग की बात, इनको भी वही मिल रहा है जो आपको मिल रहा है। तो ये रियलिटी बताएं यार, उस मनुष्य की बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो करता वर्ता नहीं कोई, है ना। कारण कि हम लोग सस्ते में नहीं आए हैं, हमें जितना मिलता था उससे कई गुना यहाँ उतना मिलता है। तो मतलब आप अध्यापक को सस्ता मत मानना। हमारे सीए लगे हो, हमने सीए रख रखा है ना, पैसा इकट्ठा करने के लिए सीए है, वो बकायदा सब जोड़ घटाक बताता रहता है कि कहाँ कितना खर्च करना, कैसे करना। अभी पैसे नहीं है, सारा पैसा विवाह में खर्च हो गया हमारा, है ना। तो हाँ, नहीं वो नहीं देती है गुरु, वो हमने, जब मैं बच्चियों को कहता हूं कि अपना पैसा अपने उसको ही देना जो आपको पढ़ा रहा है, ये नहीं कि जाते ही शादी हो गया, मम्मी मेरा एटीएम कार्ड रख लो। हाँ मतलब उस हाव भाव में दे देती हैं। जैसे ताजी ताजा शादी हुआ है तो घर में बड़ा आवाभगत होगा ही, ससुराल में तो चढ़ जा, आवाभगत मतलब बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत। सासू माँ भी आएंगी तो बटर लगाएंगी ऊपर से कि बड़ी अच्छी हमारी भाई बहू है। अब एक दिन मन आया, अब तनख्वाह तो पा ही रही, अफसर हो गई है, तो मम्मी हाँ ये हमारा एटीएम है, क्या करेंगे इसका, फंस गई, गए काम से। अगर कहें भी तो कहना कि बापूजी ने 15 लाख लोन लेके हमें पढ़ाया, वही भर रही हूं, पैसा नहीं है हमारे पास, आप वो देना हो तो दे दो कुछ, समझ गए ना। और 5-6 साल ऐसे बरगला लेना, उसके बाद तो आप ही मालिक हो जाओगे, समझ रहे हो। उसके बाद कौन मालिक रहेगा? है संदूक की चाबी से उनको नहीं मतलब, इतना पैसा है उनके पास, समझ रहे हो ना। हाँ गलती नहीं। और दूसरी बात, अपनी तनख्वाह मत बताना कि कितना पाते हैं। हमारे घर में मुझे सब यही जानते हैं कि ट्यूशन पढ़ाता है, गुजारा कर रहा है बस खाली। मैं भी बताता हूं कि जब कमाऊंगा तब देखना, उनको क्या पता कि मैं क्या कमाता हूं। तो ऐसे ही आप लोग ध्यान देना, अपना पैसा मत बताना। और व्यापक, जब तक आपके घर से माता पिता या भाई की तरफ से, हालांकि हम लोग बच्चियों को पैसा लेते भी नहीं हैं, उधर से मना हो जाएगा, बिटिया अब मत लाया करो पैसा, तब तक 5-6 साल गुजर चुका होगा, आपका प्रभाव मार्केट में आ चुका होगा, तो फिर अपने घर पे लगाना जो भी है।
बाकी ये मत करने कि मम्मी हमारा एटीएम कार्ड ले लो, हम पागल हैं, हम पागल हैं, लो ले जाओ। ऐसा करती हैं बच्चियां, मैंने देखा है। भावना में बह जाए इनको। लड़कियों को इमोशनल फूल कहा जाता है, भावनात्मक मूर्ख। 10 रुपया है, रो दो दे देंगी। अब इधर 5 रुपया हाथ कट जाए नहीं देंगे। तो कारण कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना, इनके अंदर हार्मोन ज्यादा है, फीलिंग्स ज्यादा हैं। इधर हार्मोन कम है, फीलिंग्स अता पता ही नहीं है। तो ये अंतर होता है ना। हाँ, आपके ब्रेन बहुत बड़े हैं, इनके ब्रेन छोटे हैं। लेकिन लेकिन छोटे ब्रेन में पावर बहुत है ना। अब आप वाला चिप 512 MB का इतना बड़ा चिप है, और इनका है 1 TB का छोटा वाला। अब सही है। लेकिन आपके अंदर आपके अंदर शक्तियां हैं, आपके अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन हैं जो नहीं नहीं, गलत काम है। अपना कभी हो ही नहीं सकता, है ना। सामंजस्य होना चाहिए, है ना। खैर लौट आते हैं। देखो, मैं सारी बातें तथ्यों पे ही बोलता हूं। तो बायोलॉजी यही कहती है कि ऐसा ही है। तो पुरुषों और महिलाओं में खास करके ईश्वर ने बहुत ज्यादा गलत किया है महिलाओं के प्रति। हमें लगता है कि एक बच्चा अगर पुरुष पैदा करे तो एक महिला, ऐसा होता तो ठीक रहता। ये पुरुष प्रजाति क्या ही है, अब बायोलॉजिकल है ही नहीं तो क्या किया जाए। मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं कि ऐसा उनको करना चाहिए था, तब तो बैलेंस आता ना। बैलेंस है ही नहीं। चलिए, तो अपनी कॉपी को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा। यहां लिखिएगा धमनी और यहां लिखिएगा सिरा। आर्टरी और वेंस 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा आर्टरी और एक तरफ लिखिएगा वेंस। आर्टरी और वेंस दोनों पर हम बातचीत करना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो धमनी होती हैं ये आमतौर पर कनेक्टेड होती हैं अपने हार्ट से। जैसे मान के चलो कि ये अपना हृदय है, तो ये महाधमनी है, एओर्टा। तो जो धमनियां होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं हार्ट से। यानी कि जो हार्ट का ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ब्लड इन्हीं धमनियों से निकल करके बॉडी की तरफ आता है। ये हमेशा हो रहा है। हमारे हृदय का एक ही का हंस रहे भैया है, क्या दर्द कर रहा है, किसका। लग तो नहीं रहा। अच्छा को नहीं नहीं, देखो जब मैं हंसा करूं तभी हंसा करो। अगर मैं ना हंसूं तो हंसोगे तो नहीं, मारे कनवा लाल हो जाएगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र ये भी कहता है कि जैसे चूहा पकड़ पिंजरा में बैठा के छोड़ आएंगे, वहीं ऐसे उठाएंगे 2 लोग और 3-4 दुकान आगे छोड़ देंगे और कहेंगे लौट के कल आना अब। ऐसा मत कि लोकतंत्र नहीं है, है ना। लोकतंत्र हमारी नाक तक है, हल्ला मचाने के लिए लोकतंत्र नहीं कहते। तो जब मैं हंसूं तो क्या करना है, और जब मैं शांत हूं तो शांत हो जाना है, ठीक है। और अगर ही बैठ के हंस रहे हो गलत बात है ना। हंसना है तो ऐसे चेहरा नीचे करो, अच्छे से हंसो, फिर ऊपर उठा लो, है ना, ऐसे किया करो। तो यहां पर अब इधर ध्यान दो, ये जो हार्ट है यहां से जो धमनियां निकल रही हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलती हैं, कहां आती हैं, बॉडी में आ जाती हैं। ये हमेशा काम हो रहा है। और फिर बॉडी से कुछ शिराएं चलती हैं और वो हार्ट में प्रवेश करती हैं। ये क्या है, सिरा है। और सिरा जब चलती हैं बॉडी से तो ये लेके चलती हैं CO2 वाला ब्लड। कैसा ब्लड, CO2 वाला ब्लड। अब ध्यान देना कि हार्ट जो ब्लड पंप करेगा, एग्जैक्टली एक ही काम है हार्ट का, वो है मानो कि मुट्ठी की तरह है ये, और ये ऐसे पंप कर रहा है और पंप करके ब्लड को फ्लो करा रहा है, और वो धमनी के माध्यम से कहाँ आ रहा है, पूरी बॉडी में, अंगूठे से लेकर के शरीर तक आ रहा है।
अब जब पूरी बॉडी में आएगा तो ये जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हम क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम भर देते हैं CO2। क्या भरते हैं? अब आपको कहां से भर दिए, तो जवाब होगा कि जब हम C6H12O6 और प्लस में O2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर बनता है CO2 और प्लस H2O और प्लस में ATP। तो यही जो CO2 है, ये जितना हम भोजन करेंगे उतना ये टूट टूट के बनता रहेगा। अब ज्यादा मात्रा का CO2 का काम है कि वो कहाँ घुल जाएगा, ब्लड में। हमने पढ़ा है ना कि हीमोग्लोबिन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ध्यान देना कि ये जो ब्लड है ये कैसा हो जाएगा, CO2। और क्यों बना, क्योंकि हमने भोजन किया और हम रोज कर रहे हैं ऐसा। अब ये CO2 वाला ब्लड यहाँ पहुंचेगा तो फिर से हार्ट में एंटर कर जाएगा और इसी हार्ट के ठीक ऊपर बना होता है लंग्स। क्या होगा, लंग्स। लंग्स का काम है एक्सचेंजमेंट, क्या करना, एक्सचेंजमेंट करना। किसका, O2 और CO2 का। ये CO2 को बाहर निकाल देगा और O2 को अंदर कर देता है। इसलिए कभी भी हार्ट अकेले काम नहीं करेगा, हार्ट और लंग दोनों साथ काम करते हैं। यही वजह कि हॉस्पिटल में हार्ट लंग मशीन बनाई गई हैं। जब किसी की हार्ट की ओपन सर्जरी होती है तो उस समय हार्ट के सपोर्ट देने के लिए हार्ट लंग मशीन काम कर रही होती है। तो जो धमनियां हैं, आपने ये देखा कि धमनियां हार्ट से कनेक्ट होकर के कहाँ आ रही हैं, बॉडी में आ रही हैं और कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स हैं वो कहां से, बॉडी से हार्ट में आ रही हैं और कैरी कर रही हैं CO2 वाला ब्लड। यहां तक बात क्लियर हुई? तो पहला पॉइंट डाल दीजिएगा अपनी कॉपी में। अब हाँ, डायग्राम ना बनाइए, आगे चल के बहुत डायग्राम है। लिखिए, धमनी में लिखिएगा, लिखिए दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी। धमनी में लिखिएगा, आर्टरी में, कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी। हिंदी में लिखिएगा, यह रक्त को हृदय से, यह रक्त को हृदय से, यह रक्त को हृदय से शरीर में, यह रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती हैं। रक्त को हृदय से, तो इनका आपका नोटेशन कैसा होगा, हार्ट टू बॉडी। नीचे से बना लेना, हार्ट टू बॉडी चलती हैं ये, हार्ट टू बॉडी। नीचे से बना लेना, हृदय से शरीर की तरफ चल रही हैं, हृदय से शरीर की तरफ चल रही हैं। इनमें ठीक उल्टा हो जाएगा, बॉडी टू हार्ट। तो यहां लिखिएगा, दे कैरी ब्लड, दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। देखिए, यह रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाती हैं, यह रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाती हैं, यह रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाती हैं। हमने ये भी देखा था कि इस वाले में कैसा ब्लड है, तो पता चला ऑक्सीजनेटेड। कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। तो लिखिएगा इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट विथ आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 प्लस ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट विथ आर्टरी। हिंदी में लिखिएगा, धमनी के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त मौजूद होता है, धमनी के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त मौजूद होता है, धमनी के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त मौजूद होता है। अब आप इसलिए स्वीकार कर ले रहे हो क्योंकि आपने फिगर देखा हुआ है। सीधे लिखा देते तो स्वीकारिता में थोड़ी दिक्कत आती। लिखिएगा, धमनी के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त मौजूद होता है। और ये बना देना O2 प्लस ब्लड, और इसे हम कहते हैं प्योर ब्लड। क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड कहेंगे। लिखिएगा, O2 प्लस ब्लड या प्योर ब्लड, O2 प्लस ब्लड या प्योर ब्लड। तो अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन लेवल हाई होगा कि लो होगा, तो हाई होगा ना। तो एक और बात नीचे लिख देना कि ऑक्सीजन लेवल इज हाई, यहीं पे नीचे बढ़ाना कि ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा
अधिक या उच्च होती है। अभी हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? आर्टरी में ही बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होती है। बात हो गई। अब आते हैं कहां पर? धमनी पर। लिखिएगा, सॉरी हाँ, सिरा पर। तो ये कैसा है? CO2 प्लस ब्लड है ना? CO2 प्लस ब्लड है। लिखिएगा, लिखिएगा, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड इज प्रेजेंट, इम्प्योर ब्लड इज प्रेजेंट। और नीचे लिखना CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड, इम्प्योर ब्लड इज प्रेजेंट। अशुद्ध रक्त मौजूद होता है, अशुद्ध रक्त मौजूद होता है। और नीचे लिखना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड। और इसमें अब ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? डाउन। तो लिखिएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है इसमें, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सिरा में तुलनात्मक रूप में ऑक्सीजन क्या होगा? कम रहेगा। किसकी तुलना में? धमनी की तुलना में। अब इन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए एक अपवाद है, वो है पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी का। तो ध्यान देना, ये पर्ची और छोटी कर दिया करो जिससे मुझे सूक्ष्मदर्शी से पढ़ना पड़े। अच्छा, आप दे रहे हो का? कब से आप देने लगे पर्ची? चलिए, नहीं ये ला, ठीक है। एकदम ऐसा छोटा पर्चा दिया करो, इतनी बड़ी ऐसे ऐसे पकड़ाया करो, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दिखाएं इसमें। चलिए, अच्छी बात है। मतलब घर वालों ने बोला है पन्ना खर्च मत करना, तो ध्यान देना। इसमें एक अपवाद है, लिखिएगा एक्सेप्शन, और वो है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी? हाँ, लिखिएगा फुफ्फुस धमनी। हाँ, फुफ्फुस धमनी अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें बहता है CO2 वाला ब्लड। बाकी सारी धमनी में कैसा ब्लड बहेगा? O2 वाला। तो उसी के नीचे जाना, दूसरी बात लिखेगा अपवाद या एक्सेप्शन, अपवाद या एक्सेप्शन, और लिख देना वो है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। और इसमें बहता कैसा ब्लड है? अभी बस लिख लो, ये इतना बार हम बता देंगे कि आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि कौन सा CO2 बह रहा है, कहां पे O2 बह रहा है। हो गया। यही सेम अपवाद इधर भी है। यह है पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस सिरा। और जो फुफ्फुस सिरा है इसमें बहता है कैसा? O2 प्लस ब्लड। क्योंकि सारे सिरम कैसा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एकमात्र सिरा है फुफ्फुस सिरा जिसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दो अपवाद संपन्न हुए। दोनों अपवाद को बहुत सावधानी से लिखेगा। एक सवाल आया है कि एक बार में रक्त कितना, ये सारी बातें बता दूंगा मैं ना, थोड़ा धैर्य रखो, ये तो छोटे बच्चों की बात है। हो गया दोनों? सबका बन गया? अपवाद क्लियर हुआ ना? हाँ, अभी आगे इसको देखेंगे हम। अब ध्यान देना, धमनी में अगर हम बनावट देखें तो इनकी बनावट मोटी और मांसलदार। कैसी है? थिकी और मसल, थिकी मसल होती हैं। और इसलिए यहां पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। और जो हमारी वेन्स हैं ये थिन है, और इसमें ब्लड प्रेशर कैसा होगा? लो होगा। तो ये बना लीजिएगा, छोटा छोटा गोला बना के एक तरफ मोटा दिखा देना, एक तरफ पतला दिखा देना। चित्र जरूर बनाना, क्योंकि भैया उसी चित्र में और एक चीज बतानी है, तो बिना फिगर के मत लिखना। ये जो बीच में भैया जगह बनी है, किसमें जगह ज्यादा है, वहां की यहां? ये जो जगह है इसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। और यहां पर जो ल्यूमेन है वो कैसा है? नैरो, सकरा है।
और यहां का ल्यूमेन वाइड है, चौड़ा है। ये बताना चाह रहा था मैं। धमनियों में जो ल्यूमेन है यानी बीच की जगह है वो सक्रिय होती है। धमनियों का ल्यूमेन नैरो है और सिराओं का ल्यूमेन चौड़ा है। क्या इसे लिखाएं? आवश्यकता तो नहीं लग रही है? इतना तो लिख लेना कि हिंदी में लिख देना कि मोटी और मांसल, मोटा व मांसल है इसलिए रक्तदाब क्या होगा? ज्यादा बहता है। और ये पतला है इसलिए रक्तदाब कैसा होगा? कम होता है ना? क्लियर हो गया? अब लिखिएगा, लिखिए। इतना बन गया ना सबका? ल्यूमेन क्लियर किया आपने? किसका नैरो, इसका वाइड। अब तीसरी या चौथी बात, जो ही बात है आगे बढ़ाना, लिखिएगा। आर्टरी कलर इज डार्क रेड। लिखिए, धमनी का रंग गाढ़ा लाल होता है। आर्टरीज कलर इज डार्क रेड। धमनी का रंग गाढ़ा लाल होता है। धमनी का रंग गाढ़ा लाल होता है। वेन्स में आना, डार्क रेड। लिखिएगा, वेन्स कलर इज ब्लू। लिखिए, सिरा का रंग नीला होता है। नीली नीली दिखती होंगी आपको, नहीं नीला है वो। लिखिएगा। अब ग्रीन दिख रहा था, हम मना कैसे कर सकते हैं? ग्रीन लिखा नहीं सकते ना, जो साइंस कहेगा वही लिखाएंगे। लिखिएगा, जो थोड़ा गोरे होंगे उनका नीला हरा दिखता होगा, वास्तव में हरा होता नहीं वो, है ना। जो सांवला होगा उसका हरा कैसे दिख सकता है? तो सही से अगर पूरा तार निकाल के बाहर देखा जाए तो नीला दिखेगा, है ना। तो तार निकालने की जरूरत नहीं है। अब लिखिएगा, आर्टरी में लिखिएगा। लिखिएगा, लिखिए आफ्टर डेथ, लिखिए मौत के बाद या मृत्यु के बाद। लिखिएगा, मृत्यु के बाद, हाँ धमनी में। लिखिए, मृत्यु के बाद यहां रक्त नहीं बहता। मृत्यु के बाद यहां रक्त नहीं बहता। नो ब्लड फ्लो आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद यहां रक्त नहीं बहता। नो ब्लड फ्लो आफ्टर डेथ। तो सीधी सी बात है, दूसरे में क्या होगा? लिखिएगा, मरने के कुछ घंटों तक, अब सिरा में आना, मरने के कुछ घंटों तक रक्त का बहाव मिलता है। मरने के कुछ घंटों तक रक्त का बहाव मिलता है। सीरम लिखिएगा, ब्लड फ्लो प्रेजेंस सेवरल आवर आफ्टर डेथ। ब्लड फ्लो प्रेजेंस सेवरल आवर आफ्टर डेथ। कुछ घंटा, 1-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा तक धीरे धीरे खून बहेगा, उसमें फ्लो कम नहीं होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर रिगार मोर्टिस होना शुरू हो जाएगा। बॉडी हमारी स्टिफनेस हो जाती है ऐसे, इसको बोलते हैं रिगार मोर्टिस। रिगार मोर्टिस हो गई, उसके बाद फिर डिके होना शुरू हो जाएगा। तो अगर लड़का उड़कर कहीं दूर है तो गांव वाले 2 बर्फ का सिल्ली ला देते हैं और बीच में लाश रख देते हैं। हाँ, मतलब दाब के, ठंडा रहे माहौल, किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ना लें। और बार बार फोन करते हैं, कहाँ पहुंचे? तो कहेंगे सूरत से निकले हैं, भटिंडा पहुंचे हैं। उसके बाद कहें भाई गरीब आदमी है तो हवाई जहाज से कैसे आएगा? वो ट्रेन पकड़ेगा, कोई चालू ट्रेन में बैठ के आएगा। तो कहें कब पहुंचे? कहें भोरे ही पहुंचेंगे एकदम सुबह। गांव वाले इंतजार करते रहते हैं। ये हर व्यक्ति की या हर गांव में इस तरह की कहानियां हैं। कभी लाश वगैरह जलाए हो? साथ तो गए हो? बूढ़े लोग मरते हैं, मजा ही आता है जाके, समझ एंजॉय सा रहता है वो थोड़ा, है। हाँ, नाच डांस वांस, अरे हाँ आपके यहाँ भी होता होगा, बाजा वाजा बजा देते हैं लाके। अगर बूढ़ा जिंदा हो गया ना, इतना मार मारता कि हमारी मौत का तुम लोग तांडव मचा रहे हो, बताते हैं। आपको पता है, जितना उम्र बढ़ता है उतना मौत के प्रति भय बढ़ता है। युवाओं में मौत का भय नहीं, इसलिए युवा ही क्रांतिकारी हो जाते हैं। अगर जो हमारे सैनिक हैं वो कितने साल के होते हैं? 25-30। उसके बाद वो रिटायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन का सैनिक लड़ेगा नहीं, मना कर देगा, सॉरी। कहेगा सॉरी, है ना, हमारे बस का नहीं है।
तो क्रांति की ज्वाला युवाओं में है, क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद अनुभव बढ़ जाता है। अनुभव बढ़ने के बाद वास्तविकता ज्ञान होता है, मरना वरना कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से निकलो, है ना। वो बंदूक ले कहीं साइड में बैठ जाएगा, और उधर जब सब मारपीट खत्म होगी तब बाहर निकल के झांकेगा, सब नॉर्मल, चलिए चलते हैं। हाँ? नहीं, अपवाद तो जब पलमुरी धमनी में है तो वीर कुंवर सिंह छोटी बात हो गई ना। हाँ? बिहार के ही हैं आपके, उन्होंने अपना हाथ गंगा जी को समर्पित कर दिया। हाँ? आरा के हैं, तो जब आरा में घर हुआ तो कौन बात के डर हुआ, है ना। तो आरा तो बहुत मजबूत, हम आते हैं तो रास्ते में पड़ता है आरा बीटा, और उसके बाद ये आ जाता है स्टेशन, है ना। एक बार मैं यहाँ से बाइक कार गया था अयोध्या तक रातों रात, तो हमारे गांव वाले जान रहे थे कि बिहार में जैसे अभी उधर माहौल है कि बिहार का मतलब बंदूक कट्टा गोली लेके सब चल रहे हैं। तो उधर से कई बार फोन करें रास्ते में कि सब ठीक है, कोई मिला तो नहीं रास्ते में। ऐसा कुछ है नहीं, सब डेवलप हो चुका है। मैं वहां जाता हूं तो बताता हूं कि हमारी क्लास में बच्चों से ज्यादा कौन है, बच्चियां हैं, है ना। ज्यादा ही है, ज्यादा है। नहीं, अच्छा वहां उतनी नहीं है, मुसल्लापुर हाट पे बच्चियां कम है, इधर बच्चियां ज्यादा हैं। कारण कि यही दिख जाता है ना, एजुकेशन के लिए कौन तत्पर है। जो थोड़ा एडुकेटेड घर हो गया है वो अपनी बच्चियों को बाहर भेज रहा है। अभी गांव से बच्चियां निकल करके पटना आ जाएं, ये थोड़ा मुश्किल जा रहा है। अच्छा, इसका कई रीजन है, पैसे की कमी, समाज में असुरक्षा, दुनिया के राक्षस रास्ते में घूम रहे हैं, दांत निकाले, है ना। बच्चियां डरती हैं ना, गांव वाली। शहर की बच्चियां नहीं डरती, उनको समझ आ गया कैसे मारना है ना। और प्रॉपर वो जानती हैं, जहां कोई पीछे मारेंगे खींच के वहीं जहां कितना भी खतरनाक सौदा हो, सौदा जानते हो, अगर उसे बस चौराहे पे एक बार मार दो, दोबारा वो बदमाशी नहीं करेगा। क्योंकि लड़की से मार खाना मतलब वो इज्जत से मान लेता है, अरे लड़की मार दी, और पक्का मारा करो, है ना। अगर कोई ऐसा दिखे मार्केट में अनैतिक गतिविधि करता हुआ, पहले रुको, हाँ पत्थर से फेंक मार सकते हो, मारो खींच के, पपड़ा पपड़ा फूट जाए इसका, ठीक है। लेकिन अहिंसा रखो, हिंसा ना करना। चलिए लौटाते हैं। हाँ हाँ भाई देखो, ऐसा मत समझना कि अब इसमें CO2 वाला ब्लड है तो सब, अब इम्प्योर शब्द लिखा गया है बट वो इम्प्योर है नहीं, है ना, वो प्रॉपर है। और जब किसी बॉडी में जाता है ब्लड तो उसका हार्ट और लंग की जिम्मेदारी है ना कि उसको प्योर बनाओ या इम्प्योर बनाओ। जब हम खून दान देंगे तो उसमें प्योर इम्प्योर का मामला, किसी को ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो उसका हार्ट और लंग तो है ना, ऐसा सही करने के लिए। तो ये वाली बात है। अब लिखिएगा ब्लड कैपिलरी, अगली हिंट डाल दीजिएगा रक्त केशिका। हाँ जी, नहीं, इसका ज्यादा इसका कम। लिखिएगा ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिका। लिखिएगा बेरी टिनी ट्यूब प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। लिखिए हेडिंग ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिका, तीसरा वाला था ना। लिखिए बेरी टिनी ट्यूब प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। बेरी टिनी ट्यूब, बहुत ही पतली नलिका जो कि धमनी और सिरा के बीच मौजूद होती है। लिखिए बेरी टिनी ट्यूब प्रेजेंट विथ आर्टरी एंड वेन्स, अत्यंत पतली नलिका जो कि सिरा और धमनी के बीच में मौजूद होती है। अत्यंत पतली नलिका जो कि शिरा और धमनी के बीच में मौजूद होती है, और इसमें निम्न रक्तदाब होता है। वेरी टिनी ट्यूब प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स विथ लो ब्लड प्रेशर। आगे बढ़ाना, विथ लो ब्लड प्रेशर, विथ लो ब्लड प्रेशर, विथ लो ब्लड प्रेशर। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। किसमें बोल दें, हिंदी में कि अंग्रेजी में? हिंदी में लिखिएगा धमनी और सिराओं के बीच, आप चाहते तो खुद से भी लिख सकते थे, बता चुका हूं सब, है ना। ऐसा एकदम व्यवसायिक मत बन जाओ, ये साड़ी की दुकान नहीं है कि ये लाल दिखाओ, पीली दिखाओ, नीली दिखाओ। कोचिंग आए हो तो इस चीज को समझो, व्यवसायिक ना बनोगे, अरे ये तो साड़ी पसंद नहीं आई, दूसरी निकालो,
इसको पलट दो, ये सब बहुत मिसबिहेव माना जाता है, और यही मिसबिहेव आपको इंटरव्यू में नंबर कटा देगा। और वहां से जब लौट के आओगे ना, चेहरा बहुत खतरनाक लगता है, जिसका इंटरव्यू में जाने के बाद नहीं होता। हमारी परिचित में ऐसे कई लोग दिखते रहते हैं, जब रिजल्ट आता है तो हम हफ्तों भर उनके संपर्क में रहते हैं कि कहीं आत्महत्या न कर लिए। भाई, जिसका इंटरव्यू हो गया और उसका ना हो, घर वाले कितनी उम्मीद लगा लेते हैं। तो वो गलतियां यही है जो आप यहाँ करते हो, पलट दो और फिर से कर लो, ये आदत नहीं बिल्कुल। अगर सच्चाई बताऊं, चाहते तो चित्र देख के खुद ही लिख सकते थे। जो हमारा काम यही है कि हम पहले आपको समझाएं और उसके बाद स्वयं लिखा करो। आपको इस समय बुरा लग रहा होगा कि मैं आपको ज्ञान की बातें बता रहा हूं, पर यही सच्चाई है। बाकी आप पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाने आया हूं, मेरा काम ही है आपको खुश करना, तो मैं तो बोलूंगा ये लिखो। लिखो, सिराओं और धमनियों के बीच में, लिखो, है, सिराओं और धमनियों के बीच में बहुत पतली नलिका पाई जाती है। सिराओं और धमनियों के बीच में बहुत पतली नलिका पाई जाती है, जिसमें रक्तदाब बहुत कम होता है, जिसमें रक्तदाब बहुत कम होता है। अब भैया आगे बढ़े। हाँ, भाई बिजनेस खोले हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। लिखिए, द एक्सचेंज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, द एक्सचेंज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विथ टिश्यू, द एक्सचेंज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विथ टिश्यू बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, द एक्सचेंज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विथ टिश्यू बाया डिफ्यूजन प्रोसेस। बाया डिफ्यूजन जानते हो ना, बाया डिफ्यूजन प्रोसेस। अब हिंदी में लिखिएगा, यह ऊतकों से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। यह ऊतकों से ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। यह ऊतकों से ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं और इसके लिए विसरण विधि का उपयोग करती हैं। इसके लिए विसरण विधि का उपयोग करती हैं। विसरण, इसके लिए विसरण विधि का उपयोग करती हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस, आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन, आप मैंने बता रखा है ना। तो अब हम आ गए हैं सीधे ह्यूमन हार्ट के बारे में। लिखिएगा, मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट। मानव का हृदय, ह्यूमन हार्ट। 3-4 चीजें समझनी होती हैं। एक तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, दूसरा हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तीसरा ह्यूमन हार्ट का वर्किंग फंक्शन देखते हैं, चौथा ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड डिजीज और डायग्नोसिस देखते हैं, चौथा ह्यूमन हार्ट के ट्रीटमेंट देखते हैं। इतने टॉपिक हमें देखने होते हैं। समझ विकसित करना, स्ट्रक्चर या संरचना देखना, कार्य प्रणाली देखना, इनसे जुड़ी बीमारियां और बीमारियों के डायग्नोस यानी निदान, और लास्ट में देखना कि इसका उस बीमारी का उपचार कैसे हो सकता है, हृदय से जुड़ी बीमारी कौन सी है और उन बीमारी का निदान कैसे होता है। निदान मतलब जांच है, निदान का आशय लोग उपचार समझ लेते हैं, गलत आशय है वो। और ये देखना कि इनकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसे होती है, और ये देखना कि इनकी संरचना कैसी होती है, और ये देखना कि सामान्य समझ हम कैसे बढ़ाएं। तो अभी तक अलग अलग एग्जाम में इतने लेवल के सवाल हृदय से जुड़े हुए आए हैं, तो हम हर बिंदुओं पर एक एक करके आप पर परिचय देंगे, है ना। तो इसे बना लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। सर
क्या? लड़का के लिए कुछ बता दीजिए। लड़की, लड़का को बढ़ाना क्या है? आप तो पितृ सत्तात्मक समाज में जिंदा ही हो। कैसा समाज है ये? पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक? बैलेंस नहीं है। बैलेंस तब होगा जब गांव में लोग साथ खाना खाना शुरू कर देंगे। बैलेंस तब होगा। अरे एक दिन मैं पढ़ा, बिम वालों ने अलग साबुन निकाला है फॉर मैन डिश, मतलब आदमी के द्वारा बर्तन धोने का साबुन अलग। जैसे आदमी क्रीम अलग और महिला क्रीम अलग होती है, वैसे उन लोगों ने बड़ा शानदार काम किया कि पुरुषों द्वारा बर्तन धोने का साबुन, महिला, अभी तक साबुन बर्तन धोने में ये नहीं है, कपड़ा धोने का साबुन महिला पुरुष नहीं है, नहाने में है, नहाने महिला पुरुष हो चुका है। तो मुझे मुझे बड़ा अंदर से खुशी मिली, बहुत शानदार काम किए हो, ये समझाने के लिए समाज को कि पुरुष भी क्या करता है? आप पढ़ा रहे हो कि आपकी तबीयत खराब है और धीरे धीरे 1 बजने जा रहे हैं। इसकी हमें चिंता है। वे, चिंता के लिए हृदय से धन्यवाद। लेकिन अभी चूंकि अब ठीक ही लग रहा है, आप लोग साथ हो तो और अच्छा लग रहा है। अभी अकेले जाकर कमरों में लेट जाएंगे और बुरा लगेगा, है ना? नहीं, इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं हूं मैं, है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कितने लोग कह रहे हैं ऐसा? बड़े क्रूर आदमी है, देख रहे हो? हमारी तबीयत खराब है लेकिन तब भी अच्छे लोग नहीं हो यार तुम लोग। चलिए, अरे नहीं, मजाक समझे हो? तो एक हृदय का चित्र बनाइएगा। बनाइए इसे। जी, क्या हुआ? अभी इसी में समझाएंगे हार्ड पढ़ाते समय। वाल्व का मैंने रोक रखा है। देखो, जिसका दिल अंदर सही होगा उसका बनेगा भी अच्छा। जो अंदर से काला दिल लिए बैठा होगा उसका ऐसे लंबा चौड़ा बनेगा, और वो दिख जाएगा अभी फोटो में। है? गलत बात है। जो अच्छे दिल का इंसान है बना भी बढ़िया लेगा। क्या भैया? अब ये पूरा हो गया। हम्म, अभी बताते हैं, पहले फिगर तो बनाओ। अच्छा, जी जी।
धन्यवाद। क्या हुआ? आ रहा हूँ। जी। हाँ। क्या? ये एग्जाम में नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। कह रहे हैं कि माइंड पूरे जीवन काल में कितना डेटा अपने दिमाग में रख सकता है। भैया, ऐसा कोई वैल्यूएशन है नहीं। ब्रेन मैपिंग हुई है लेकिन कुछ पता नहीं चला है। ये कहाँ से लाते हो ये सब? यूट्यूब से लाते हो? अपने एग्जाम की चीज नहीं है ये। एग्जाम में लिखा था। अच्छा, हम देख लेंगे एक बार, हमें व्यक्तिगत स्तर पता नहीं है। ब्रेन मैपिंग पढ़ाता हूँ, उसमें तो ऐसा कुछ बात नहीं कही गई है। आज जाके हम बकायदा देखें। एक बार ऐसे सवाल आया कि वही पूरे जीवन काल में कितना विटामिन खा लेते हैं। तो ऐसे ही आता रहता है। ठीक है, हम आज जाके पक्का देखेंगे भैया। एक सवाल आया था कि हमारी आंखें कितने पिक्सल की होती हैं। मेगा पिक्सल होता है ना, कैमरा। तो ऐसे सवाल आता है, देख लेते हैं। बन गया। अब मैं नाम लिख रहा हूं, बहुत ही सावधानी से आप देखिएगा और हमारे साथ लिखिएगा। ये वाला हिस्सा राइट वाला हिस्सा है और ये लेफ्ट हार्ट वाला हिस्सा है।
हमने बहुत साफ लिखने का प्रयास किया है, जहां दिक्कत होगी वहां मत लिखना। हम फिर से एक एक पॉइंट आपको बताएंगे तब लिखना, जो समझ में आ रहा है वो लिख डालिए। जहां आपको जरा सी दिक्कत दिखे उसे छोड़ देना। हम फिर से एक एक नंबर बोलेंगे, आपको बताएंगे इसे ये कहते हैं। हमने इसलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों की जो अक्सर हम बहुत खींच के लिखते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि स्पेलिंग अलग अलग दिखे। हाँ, हो सकता है 80% लिख पाओ, 20% ना लिख पाओ, तो हम उसे दिखाएंगे। नंबर 3 4 दिखा? नंबर 3 4 वेंट्रिकल है, निलय। और नंबर 1 2 क्या है? एट्रियम है, जिसे हम अलिंद कहते हैं। हाँ, एक डॉट सीनो एट्रियम नोड है, दूसरा डॉट है एबी नोड। एक डॉट है सीनो एट्रियम नोड और दूसरा है एबी नोड। ये बाहर की जो झिल्ली है इसे हम कहते हैं पेरी कार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और इसमें जो द्रव भरा है यह है पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्योंकि हमने पी लिखा है, जगह नहीं है, आप लिखेगा, आप में भी जगह तो थोड़ी होगी। पेरिकार्डियम, इसको नए पन्ने बना लेते देवी जी। मेढक का हृदय बनाए वो छोटा सा। ये किस कंपनी का हृदय है? वोडाफोन का है लग रहा है। चलिए, हाँ, ये चींटी का हृदय है। चलिए, ठीक है, ठीक। हाँ, लग रहा है, मानव का लग रहा है। हाँ जी। ये छिपकली का हृदय लग रहा है। ठीक। अब फिर से ध्यान देना, मैं पी मतलब पेरिकार्डियम फ्लूइड, द्रव। अब फिर से ध्यान देना, हम अब एक एक करके पॉइंट कर रहे हैं, जहां फंसे होंगे उसको पूरा कर लीजिएगा। ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है एओर्टा। क्या है? एओर्टा। हिंदी में कहते हैं महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी। तो ये वाला क्लियर हुआ, एओर्टा या महाधमनी। दूसरा यहां पर देखिएगा, यह है पल्मोनरी वेन्स। क्या है? या हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस। याद है, ये वही है जो अपवाद वाली थी। यहां पर देखना, एक हिस्सा ऊपर का यह है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। नीचे आएंगे, दो हमें हिस्सा दिखा, यह है वेन काबा। क्या है? वेन काबा। हिंदी में कहेंगे महासिरा। ये जो 1 नंबर और 2 नंबर है इसे हम अलिंद कहते हैं, क्योंकि वो 1 नंबर राइट है और 2 नंबर लेफ्ट है। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम या दाहिना या बायां अलिंद। क्लियर हुआ? अब इसी दाहिने अलिंद में आपको 2 जगह पॉइंट दिखेगा। एक पॉइंट है सीनो एट्रियम नोड या एस ए नोड। अंग्रेजी हिंदी सामान लिखना है। एक नीचे वाला पॉइंट होगा, इसे हम ए बी नोड कहते हैं। फुल फॉर्म आगे बताएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की। अब आते हैं नीचे, एक आपको धागा जैसा रचना दिख रहा है, यह है पुरकिंजे फाइबर। PURKINJE, पुरकिंजे फाइबर। थोड़ा और नीचे आते हैं, तो ये बाहर की जो परत है इसे कहते हैं पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, और इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, यह है पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या कहलाएगा? पेरिकार्डियम। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, यहां पर जो आपको 2 डब्बे दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं बाई कप्सिड वाल्व। बाई कैप्सिड वाल्व, द्विवल्नी कपाट। हिंदी में लिखिएगा द्विवल्नी कपाट। द्विवल्नी कपाट, बाई कैप्सिड वाल्व या द्विवल्नी कपाट। और वहां हो जाएगा ट्राई। उधर 3 दिख रहे, ये वाला, तो यहां कहीं ट्राई लिख देना, और हिंदी होगा त्रिवल्नी कपाट।
ट्राई में लिखिएगा त्रिवलनी कपाट। एक तरफ 2 डब्बा बनाया होगा आपने, तो 2 डब्बा बाई हो जाएगा और 3 डब्बा ट्राई हो जाएगा। तो क्या हृदय की रचना दिखाई दी? तो इन्हीं सब में हमें बातचीत करनी है और इसे लेकर के आगे बढ़ते चलना है। लेकिन हम आज यहीं पे रोक लेते हैं और कल से फिर से मुलाकात करते हैं। हाँ, हमें देखो ना, मेरा हृदय है ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। नहीं, हमें देख के पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूं। अपने पेज पर देखोगे तो आपके पेज पर राइट दिखेगा। तो अब आप लोग आराम से जाओ। हमने वो बात रख ली कि थोड़ा पहले छोड़ देंगे। कितना पहले? 20 मिनट। मतलब दोनों बात रही कि पढ़ा भी दिया गया और थोड़ा पहले आपके मन में भाव पैदा हो गया था ना कि आज पहले छुट्टी हो जाएगी, तो वो भाव बना रहे। हाँ। क्या चीज?